नमस्कार दोस्तों। मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसे आप रखेंगे सेकेंड पेपर में, जीएस सेकेंड पेपर में आईआर के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनको इसके बारे में कुछ छू नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, बस थोड़ा सा सुन लीजिए। ऐसा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, उसके बाद से दुनिया में दो शक्तियाँ उभर कर आईं, एक अमेरिका और एक रसिया। इसके पहले इंग्लैंड का बोलबाला था, जर्मनी का कुछ कुछ हद तक था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से जर्मनी की शक्ति में कमी आ गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब नए ध्रुव बने, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस। अब इन दोनों की विचारधारा अलग अलग। अमेरिका का मानना था कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए पूंजीवादी विचारधारा काफ़ी अच्छी है। और रूस का मानना था नहीं नहीं, इन सब चीज़ों के लिए समाजवादी साम्यवादी विचारधारा ठीक है। अब इन विचारधाराओं के आधार पर इनके अंदर मनमुटाव हुआ और खुद को बेहतर साबित करने के लिए, खुद को ज़्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए इनमें होड़ मच गई। और इस होड़ के चक्कर में इन्होंने देशों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। भाई तुम मेरे साइड आ जाओ, तुम मेरे साइड आ जाओ। इस चक्कर में पूरी दुनिया लगभग लगभग दो हिस्सों में बंट गई। अब दिक्कत ये हो गई कि कहीं फिर से तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। अभी अभी तो हमने इतना भयंकर त्रासदी झेला है, फिर से विश्व युद्ध हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को, इन परिस्थितियों को कहा गया शीत युद्ध। लंबा चला, बहुत लंबा चला। ये शीत युद्ध का काल था। इस समय कुछ देश ऐसे थे जो बेचारे अभी अभी आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने की कगार पर हैं। इनके यहाँ भुखमरी की समस्या है, राजनीतिक संकट है, आर्थिक संकट है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये कहीं नहीं जाना चाहते, ये किसी भी गुट में नहीं जाना चाहते। इनको अपने विकास की पड़ी है। इन्होंने कहा कि ऐसा है, हम किसी गुट में शामिल होने वाले हैं नहीं, हम अपने हिसाब से अलग रहेंगे, हम निरपेक्ष रहेंगे, इन गुटों से निरपेक्ष रहेंगे। इसीलिए इस आंदोलन को कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जानने का मतलब ये है, फिलहाल थोड़ा सा जानने का मतलब कि परिचय देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, हालांकि इंट्रोडक्शन में इनमें से थोड़ी सी बातें आप लिख सकते हैं। ऐसा है कि 1951 में इंडोनेशिया के बांगडुंग में एशिया अफ्रीका सम्मेलन हुआ। वहाँ पे इस विचारधारा की आधारशिला रखी गई और बांगडुंग के 10 सिद्धांत जो है वहाँ से प्रतिपादित किए गए। उसमें कई सारी बातें थी कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, इस तरह की मीठी मीठी बातें। इसमें देखिए, भारत जो था वो लीडर्स में शामिल था। इसके अलावा यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश थे जिन्होंने नेतृत्व किया और बाकी देशों से कहा कि भाई हम देखो, हमें इन गुटों में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि भारत नेतृत्व करने वाले देशों में शामिल था, क्योंकि हमें आंसर लिखना है, बहुत सारा लिखने का स्कोप नहीं होता। आगे चलकर 10 साल बाद 1961 में प्रथम इसका सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। 51 में क्या हुआ, आधारशिला रखी गई थी। और लगभग 54 के आसपास, 1954 के आसपास पंचशील के सिद्धांत आए थे। ये सिद्धांत भारत और चाइना के संबंधों के संदर्भ में आए थे, लेकिन ओवरऑल भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा बनने लगा आगे चल के। तो पंचशील के सिद्धांत पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित काफ़ी हद तक ये बातें थीं। अब देखिए, ये हो गया, कुल मिला के सम्मेलन होने लगा, हर साल बैठक होने लगी, सब चलने लगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। यह प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्यों, यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्यों? देखिए, कुछ सालों से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाते नहीं, किसी और को भेज देते हैं सम्मेलन में। और इससे ये होने लगा है, देखिए भारत जो है विकासशील देशों का एक तरह से नेतृत्व करता है और भारत ही नहीं जा रहा है सम्मेलन में। तो ये प्रश्न उठने लगा है कि क्या वाकई ये जो आंदोलन है ये प्रासंगिक है अभी या नहीं है। और कुल मिलाकर यही हमारे प्रश्न का, यही हमारे टॉपिक का सबसे मूल बिंदु है। सिर्फ इतना हम पढ़ लें, इतना समझ लें, जान लें, याद कर लें, हो जाएगा काम। इससे बाहर गुट निरपेक्ष आंदोलन से कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है, सिंपल। तो हम देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अभी भी प्रासंगिक है, और कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं है, अभी इसको ख़त्म करो, झूठ मूठ में चल रहा है ऐसे ही। तो पहले हम उनकी बात सुनते हैं जो लोग कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक नहीं है, बस कहानी है, बीती हुई बात है। देखिए इनके पक्ष की तर्क की बातें देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये उपनिवेशवाद के खिलाफ आया था। उस समय बहुत सारे देश जो है उपनिवेश थे, उन पर किसी और देश का शासन था। यह शीत युद्ध के विरोध में आया था
अब न उपनिवेशवाद उस रूप में है और ना ही शीत युद्ध है, क्योंकि सोवियत रूस में बहुत सारे देश शामिल मतलब अलग अलग हो गए हैं। वो तो एक ही था सोवियत रूस, बाद में उससे बहुत सारे देश अलग हो गए। अभी उसका जो उत्तराधिकारी बना वो रूस बना। तो सोवियत रूस बहुत बड़ा देश था, 1990 के बाद ये विघटित हो गया। अब रूस वो सोवियत रूस रहा नहीं, एक ध्रुव बच गया अमेरिका, तो गुट तो रहे नहीं। अब शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो जब वही समाप्त हो गया जिस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ, वजह ही खत्म हो गई, तो आंदोलन चल क्यों रहा है? किस बात का आंदोलन है भाई? तो ये एक तर्क है। ठीक है, देखते हैं आगे इसके खिलाफ कुछ लोग क्या कहते हैं। फिलहाल ये तर्क इनका ये है। एक और बात, विभिन्न कारणों से सदस्य देश विकसित विश्व के साथ संलग्नता बढ़ा रहे हैं और इसके प्रभावी एजेंडे का दायरा संकुचित होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो गुट निरपेक्ष कहने वाले देश हैं वो तो खुद ही उन देशों के करीब जा रहे हैं, तो काहे का निरपेक्ष होना? कुछ लोग रसिया की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, तो ये निरपेक्ष किस बात के? और भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत भी हुए हैं। तो यहाँ पर देखने पर लग रहा है तो बात तो सही है। और ये जो इनका एजेंडा था कि इनसे निरपेक्ष रहना है, दूर रहना है, हमें अपनी स्वतंत्र नीति बनानी है, वो तो फिर धूमिल हो रहा लग रहा है। सही है भैया, बढ़िया बात कह रहे हैं। आगे एक और चीज़ है, विश्वसनीयता में कमी। यानी कि अभी क्या है कि ये जो आंदोलन है ये बहुत सारी समस्याओं पर मतलब अच्छा मतलब उस पर ध्यान नहीं देता। आतंकवाद जैसी मुद्दे हैं, कहीं किसी देश पे कोई कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसे चाइना पे। चाइना कई तरह की साम्राज्यवादी नीतियां अपना रहा है, परेशान कर रहा है। दुनिया में कई तरह के संकट आ रहे हैं जिन पर इस आंदोलन इस मंच से कुछ खास नहीं कहा जा रहा, बहुत सारी समस्याएं। तो इस पर विश्वास अब नहीं रहा उतना जितना शुरुआत में था कि हाँ इससे कुछ नया हो जाएगा, दुनिया को हम संकटों से बचा लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, इनका कहना है। और बहुत सारे मुद्दों पे जो सदस्य हैं उनके बीच में सहमति नहीं है, बहुत कम सहमति है। भारत कई सारे मुद्दों पे कह देता नहीं नहीं हम इससे अलग सोचते। तो ये तर्क देकर कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी जो है प्रासंगिक है नहीं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि देखो भाई, इतनी बात नहीं है, सिर्फ इतना ना सोचो, ये प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। और इनका तर्क ये है, ध्यान से सुनिए, इसका दर्शन और विचारधारा रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर बल देते हैं। ये सिद्धांत सदैव प्रासंगिक रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आज़ादी पा रहे थे, कुछ आज़ादी पाने के कगार पर थे, उस समय गुट निरपेक्ष होने का जो मकसद था वो ये था कि भाई हमारे ऊपर कोई अपना ना चलाए, कोई ये ना कहे कि तुम ऐसे अपनी विदेश नीति बनाओ, तुम ऐसे अपनी आर्थिक नीति बनाओ, फलाना से संबंध रखो, इनसे मत रखो। आज़ादी के साथ हम अपने फैसले ले सकें, संप्रभु रह सकें, स्वायत्त रह सकें, ये हमारा मकसद था। और ये जो मकसद है ये कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता, ये हमेशा प्रासंगिक है। कल को हम ये नहीं कह सकते कि आगे चल के 10 दिन बाद अमेरिका कहे कि भारत हमारे अनुसार विदेश नीति बनाएगा, तो किस बात की स्वायत्तता भाई? संप्रभु कहाँ रहे हम? तो ये जो सिद्धांत थे ये तो आज भी प्रासंगिक है। अभी ऐसे मतलब इसको ना माने कोई देश, फिर दूसरे पे किसी पे कब्जा करने लगे, तो फिर कहेंगे कि भाई तो ये तो गड़बड़ा गया काम। ये जो सिद्धांत हैं ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। एक और बात ध्यान से देखिए, नव स्वतंत्र और विकासशील देशों के लिए नीतिगत सहायता के लिए एक मंच है। मतलब ये कि जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे या उसके बाद भी अभी भी जो विकासशील देश हैं, इनके लिए नीतिगत सहायता के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। इसका मतलब ये है कि ये लगभग एक ही वर्ग के सारे देश हैं, विकासशील देश हैं, लगभग गरीब देश हैं, कई सारी समस्याएं हैं। जब साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत सारी नीतियों पे चर्चा होती है, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, उसका बहुत अच्छा मंच है ये। तो इसलिए भी प्रासंगिक है। और साथ ही साथ इसके जो सदस्य हैं वो समान अनुभव साझा करते हैं। एक तरह की परिस्थितियाँ, एक तरह के संकट सबने झेले हैं, एक तरह की आकांक्षाएं रखते हैं। इनके यहाँ गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सामाजिक अस्थिरता है, इन सब से निपटना है। और जब एक साथ रहेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत, तो उस पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ उपलब्धियां गिनाई जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने क्या किया, शांति प्रिय देशों के लिए एक विकल्प बना रखा है कि आने वाले समय में अगर फिर से इस तरह की परिस्थितियां बनी
तो एक मंच है कि भाई जिसको युद्ध नहीं करना, जिसको इस किसी गुट में नहीं शामिल होना, वो यहाँ आके खड़ा हो जाए। हम शांति चाहते हैं, हम दुनिया को युद्ध की ओर ढकेलना नहीं चाहते। तो एक अच्छा विकल्प है ये। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रासंगिक नहीं है? अगली बात कि तीसरा विश्व युद्ध जो अगर हो सकता है, इसकी अगर संभावना हो, तो उसमें रोक लगाने की जो जो बात हो सकती है, जो एक ऑप्शन हो सकता है, वो यही हो सकता है। अदरवाइज़ कभी न कभी दुनिया किसी न किसी गुट में जाने लगेगी, क्योंकि सारे देश अभी देखिए, आईआर आप पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चाइना चाह रहा है कि मेरे इन्फ्लुएंस में ज़्यादा लोग आ जाएं, अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, रसिया अपनी तरफ से कर रहा है, सब लगे हुए हैं। अगर ये मंच इस तरह का नहीं रहेगा तो फिर ध्रुवीकरण हो सकता है, फिर गुटबाजी हो सकती है। तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना अगर ख़त्म करनी है तो इसकी प्रासंगिकता है, ये उपलब्धि है, और आज तक इसने इस तरह की चीज़ें की हैं। वरना हो सकता है कि अगर ये नहीं होता तो आज तक थर्ड वर्ल्ड वार हो चुका होता। और आगे विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का एक बेहतर काम किया है इसने, बहुत सराहनीय काम किया है। तो ये उपलब्धियां हैं या पक्ष में है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। देखिए यही चीज़ें हमको जाननी है, इतना ही जानना है, सबसे काम की चीज़ यही है। दोनों पक्षों में तर्क आप जान लिए, काम हो गया। आगे कुछ कंक्लूजन में अगर आपको लिखना पड़े, आगे की राह लिखनी पड़े, तो ध्यान से देखिए। इनको ये चाहिए कि इस मंच से जो अभी वर्तमान की चुनौतियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर बात हो। आतंकवाद बढ़ रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। गरीबी की समस्याएं बढ़ रही हैं, स्पेशली कोरोना के काल में तो और ज़्यादा समस्याएं हैं, इन पर भी बात होना चाहिए। इसके अलावा बदलते समय के अनुरूप अपनी कार्य पद्धति में बदलाव करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि साल में एक बार मिल गए, चाय पानी पिए, बैठक हुई, हंसी मजाक हुआ, बातें हुई, चल दिए। नहीं भाई, कुछ और करो। जे देखिए आप G20 जो है एक ग्रुप कितनी तेज़ी से मजबूत हो रहा है, G7 कितना प्रासंगिक है। इस तरह का इस पे कुछ काम होना चाहिए ना, कार्य पद्धति कुछ बदले। दुनिया के प्रासंगिक मुद्दों पर नीतियाँ बनाई जाएँ, बातें की जाएँ, प्रश्न उठाए जाएँ, जो अभी चल रहा है वैश्विक व्यवस्था उस पर। तो अभी जो ज़रूरत है उसके अनुसार कार्य पद्धति में बदलाव करना पड़ेगा। और आगे किसी विचारधारा या राष्ट्र के पक्ष या विपक्ष में जाने के बजाय मुद्दों पर ध्यान देना होगा। यानी कि इस पर ध्यान मत दीजिए कि भारत किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, या अफ्रीका के देश किसकी तरफ झुक रहे हैं। बात ये होनी चाहिए कि अभी हमारे पास मुद्दे कौन से हैं। दुनिया में जलवायु परिवर्तन मुद्दा है, बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, और भी चीज़ें हैं। रंग भेद फिर से नए रूप में आगे आ रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। तो इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए ना, गुट किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। भाई हर राष्ट्र का अपना अधिकार है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए जो चाहे कर सकता है, जिसके साथ दोस्ती करे, जिसके साथ दुश्मनी करे, जो भी करना है उस पर हम ध्यान देंगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं। क्योंकि अमेरिका जैसे देश, भारत जैसे देश सबसे पहले अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हैं, फिर कोई फैसला, कोई भी देश तब कोई फैसला लेते हैं। तो उधर नहीं जाते, हमें मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इतना हम लिख दें, हमारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर मुस्कुराने लगेगा और आपको 2 नंबर ज़्यादा दे देगा। तो बस इसमें इतना ही, आगे दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।